नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों एसएसटी में सामाजिक विज्ञान में ये है आपका भूगोल यानी जियोग्राफी का ये सेकेंड अध्याय हम लेकर के आ चुके हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्लोब। और ये पूरे जियोग्राफी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको 2 या कभी कभी 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। पढ़ाने के बाद आपको ये क्लियर कर देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि आपको हम बताते चलें कि इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन जो इस बार यानी कि आपके जनवरी 2024 जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट पूछा गया था। ठीक है, एक दो क्वेश्चन 2 तरीके से इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं। हम आपको अभी क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम पढ़ाना शुरू करेंगे। पहला तो आपका ये था टॉपिक, ठीक है, कि ग्लोब और अक्षांश एवं देशांतर, इसके बेसिक से ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। ठीक, और दूसरा जो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। पिछली बार के सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आपको यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था कि देशांतर एवं समय से। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, देशांतर एवं समय से। और यही 2 टॉपिक है इस चैप्टर में और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो इस बार आपके ग्लोब से क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार जो है आपको ये इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको समय का इसमें आपसे टाइम पूछा जाएगा कि इस जगह पर इतना बज रहा था तो इस जगह पर इतने अंश के बाद कितना समय यहाँ पर हो रहा होगा, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। तो हालांकि इसको पढ़ाने के बाद हम कुछ क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाएंगे, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, और पढ़ाने के बाद आपके पास जो भी बुक है या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके पास है तो आप क्वेश्चन लगाना शुरू करिएगा और सभी क्वेश्चन आपसे बनेगा भी। ठीक है, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी स्टूडेंट जो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड में, और चैनल पहली बार चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में जो स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जरूर जुड़िएगा, क्योंकि जितने भी क्लास चलते हैं सबका लिंक हम शेयर करते हैं। साथ में आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहता है वो भी हम आपको शेयर करते रहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ और बातों का। अगर आपको एसएसटी की अगर क्लास रोजाना लेनी है तो ये क्लास जो है आपको शाम को 7 बजे रोजाना चलती है। शाम को 7 बजे आपका क्लास जो है रोजाना चलती है, तो ये टाइम भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और टॉपिक ध्यान समझिए, क्योंकि जिन जिन टॉपिक जैसे बताएंगे क्वेश्चन उसी तरीके से इसमें इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ये हमने एनसीईआरटी लिया हुआ है और ये आपका जियोग्राफी में आपका चैप्टर नंबर 2 हमने ये लिया हुआ है। और इसी तरीके से आपका हिस्ट्री में, ठीक है, हिस्ट्री का हमने 3 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया और प्लेलिस्ट हमने सबका बना दिया। ठीक है, प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी बना रखा है, आप चैनल पर चले जाइएगा, आपको मिल जाएगा। अगर आप जियोग्राफी का अलग से देखना चाहते हो तो उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, और हिस्ट्री के देखना चाहते हैं तो अलग से उसका भी हमने बनाया हुआ है। ठीक है, और अगर हम बात करें अगर दोनों साथ में देखना चाहते हैं तो दोनों साथ के लिए भी हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है। ठीक है, सीटेट एसएसटी जुलाई 2024 इस नाम से हमने बनाया है, उसमें आपको सभी वीडियोज़ आपके एसएसटी के मिल जाएंगे और टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हुआ, और जिन पॉइंट को हमने जोर देकर आपको बताया उन पॉइंट को अच्छे से आपको तैयार कर लेनी है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से ध्यान समझिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि ग्लोब जो है वो पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। इस पॉइंट को याद रखिए, इससे सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ स्टेटमेंट में। ठीक है, यानी कि जो आपका ग्लोब है वो पृथ्वी का लघु रूप यानी कि छोटा रूप है। ठीक है, छोटा रूप में एक वास्तविक क्या है, प्रतिरूप है। ठीक, अब ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ समझते हुए चलिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हम आपको जहाँ से नोट करवाते चल रहे हैं वहाँ से आपको यहाँ से ध्यान समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, कहता है ग्लोब जो विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि ग्लोब जो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जो बड़े ग्लोब होते हैं उनको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए नहीं जा सकते हैं। जबकि यहाँ बोला हुआ कि पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। यानी कहता जो बड़े ग्लोब हैं उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं, जबकि जो पॉकेट में रखने योग्य जो ग्लोब हैं और जो गुब्बारे जैसे ग्लोब हैं जिसमें हवा भरी जा सकती है, इनको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। इस पॉइंट को ध्यान समझिएगा, इसी एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है। ठीक है,
आगे कहता है कि ग्लोब स्थिर नहीं होते, ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि ग्लोब जो है वो आपका स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है, ये इस पैराग्राफ से कई क्वेश्चन आपके स्टेटेड एग्जाम में बने हुए हैं, तो इस पैराग्राफ को आपको बहुत ही ध्यान से देख लेनी है, ठीक है। तो हमने आपको क्या समझा दिया कि यहाँ से यहाँ तक हमने आपको समझा दिया कि ये ग्लोब विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो होते हैं वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाए जा सकते, जबकि जो पॉकेट में जो छोटे ग्लोब होते हैं या गुब्बारे जैसे जो ग्लोब होते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जा सकते हैं। और यहाँ पे ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ध्यान सुनिएगा, ये ग्लोब है, ये देख सकते हैं, ये ग्लोब का ये अक्ष है, इसको हम इस तरीके से ऐसे हम घुमा सकते हैं, ठीक, इस तरीके से रोटेट करेगा। तो ध्यान रखिए, इससे सीटेड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्लोब हमारे क्या होते हैं, स्थिर नहीं होते, वो घूमते हैं, और इसे हम उसी प्रकार घुमा सकते हैं जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। आगे ध्यान सुनिएगा, एक पॉइंट यहां पर भी आप सभी के लिए नोट करने वाली बात है कि ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट में आपके सीटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, फिर पूछेगा, घुमा फिरा करके पूछेगा, इसलिए हम जोर देकर बता रहे हैं, ठीक है। तो ग्लोब पर जो देशों या महाद्वीपों या महासागरों को हम दिखाते हैं तो उनके सही आकार में उनको दिखाया जाता है, ठीक। आगे बात करता है कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु पर स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है। आगे कहता है कि आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो कि एक काल्पनिक रेखा है। अब ध्यान समझ लीजिए इस पॉइंट को। कहता है यहाँ पर कि ग्लोब में आप देखेंगे कि दो सुई इसमें लगी हुई, यहाँ पर एक सुई यहाँ पर और एक सुई यहाँ, इनको हम बोलते हैं अक्ष, ठीक है। एक हो जाता है आपका उत्तरी अक्ष, एक हो जाता है आपका दक्षिणी अक्ष। तो जो ऊपर वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी अक्ष, ठीक है, उत्तरी अक्ष बोलेंगे। और जो ये नीचे वाला जो सुई है अक्ष है, इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी अक्ष बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिणी अक्ष इसको हम बोलते हैं। अब कहता है कि जैसे कि ग्लोब में ये सुई इसमें लगाया गया जो कि अक्ष बनाया गया है, ऐसा वास्तव में पृथ्वी में नहीं होता है। वो एक काल्पनिक रेखा है जिनको मान लेते हैं और पृथ्वी उसी आकार में घूमती है। या फिर हम इस तरीके समझ लीजिए कि पृथ्वी उसी आकार में घूमती है, हम पृथ्वी के आकार के तरफ ग्लोब बनाकर उसको घुमाने के लिए हम जो है इसमें एक हम सुई लगा देते हैं जिसको हम अक्ष बोलते हैं, उत्तरी और दक्षिणी अक्ष, ताकि वो पृथ्वी की तरह, पृथ्वी के समान जो है उसको हम घुमा सके, रोटेट करा सके। चीज़ें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़िएगा और ध्यान सुनिएगा। क्लास को आप लोग लाइक नहीं, लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास लंबा हो सकता है लेकिन इसको क्लास को करने के बाद आपका सभी टॉपिक इस ग्लोब से कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे हम कहते हैं विषुवत वृत्त कहते हैं। अभी जस्ट हम आपको यहाँ पर समझा देंगे। कहता है कि यहाँ पर कहता है कि एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में यानी आधा आधा बांटती है, जिसको हम लोग विषुवत वृत्त कहते हैं। और इस विषुवत वृत्त को नाम याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ें भी समझ में आपको आएगी आगे। कहता है कि पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। अब देखिए ये है आपका क्या है भाई, ये आपका है ग्लोब, या फिर हम कह सकते हैं आप पृथ्वी मानिए या ग्लोब मानिए, जो मानना है आप मानिए, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, हमने आपको बताया इसका मध्य में यानी पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण के बीचों बीच में से एक रेखा गई हुई, देख सकते हैं ये जो रेखा गई है इसी को हम लोग कहते हैं विषुवत वृत्त कहते हैं। और इसके उत्तर वाले के भाग को हम उत्तरी ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध कहते हैं,
और इसके नीचे वाले, ध्यान सुनिएगा, ये फिगर आपका 2D है इसलिए पूरा इसमें दिखाया नहीं गया। 3D में आप देखेंगे तो ये नीचे वाला भी भाग आपको, जैसे उत्तर वाला भाग आपको ये दिख रहा है, इसी तरीके से जस्ट इसके नीचे भी आपको दिखेगा। और ये नीचे वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, दक्षिण ध्रुव बोलेंगे, ठीक है, दक्षिण ध्रुव बोलेंगे या दक्षिणी गोलार्ध भी हम कहेंगे, ठीक है। ये दोनों बराबर आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुववृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ये वास्तविक, ध्यान सुनिएगा, ये एक काल्पनिक वृत्त है। ये जो विषुववृत्त है ये हमने काल्पनिक वृत्त बनाया, ऐसा कोई पृथ्वी ऐसा कोई रेखा नहीं होती है, ठीक है। ये हमने ये मान लिया है कि विषुववृत्त है, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में आधा आधा बांटती है। उत्तर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और दक्षिणी वाले यानी कि आधे भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। और इसको हमने क्या माना, एकदम बीच वाला भाग माना है वो किसको, आपको विषुववृत्त को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। यानी कि दोस्तों हमने इसलिए इसको बनाया गया ताकि हम सभी पृथ्वी के सभी जगहों को अच्छे से एनालिसिस कर पाएं, ठीक। कहता है विषुववृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। अब देखिएगा ये 20 डिग्री, ये देखिए इस तरीके से बांटा हुआ है, ठीक है। ये 20 डिग्री उत्तर, अब इसको हम लोग बोलते हैं अंशांश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंशांश बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, अंशांश बोलते हैं या फिर समांतर बोलते हैं या फिर हम अंशांश रेखाएं भी बोलते हैं या अंशांश समांतर रेखाएं भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये देखिए 40 डिग्री है उत्तर, ये 60 डिग्री उत्तर, ये देखिए 80 डिग्री उत्तर, इस तरीके से ये बनाया गया है, ठीक। इसी तरीके से दक्षिण गोलार्ध की तरफ बढ़ेंगे तो 20 डिग्री देख सकते हैं, ये देखिए रेखा दिख रहा है आपको, तो यहाँ से ये 20 डिग्री दक्षिण, फिर इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो 40 डिग्री आपको दक्षिण मिलेगा और यहाँ पर देखेंगे 80 डिग्री दक्षिण मिलेगा और इसके बाद आप देखेंगे इस तरीके से आपका 90 डिग्री दक्षिण आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपका मिल जाएगा क्या भाई, आपका यहाँ पर ऐसे ऐसे, ये देखिए 2D में ऐसे ही जैसे ऊपर वाला भाग है इसी तरीके से ऐसे नीचे वाला भी भाग जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि विषुववृत्त, ये पॉइंट याद रखिए, विषुववृत्त शून्य अंश अंशांश को दर्शाती है। जैसे ये विषुववृत्त है, ठीक है, ये आपको 0 डिग्री पर, ये 0 डिग्री अंशांश को दर्शाती है। अब देखिएगा, अब इसके उत्तर में जाएंगे तो 20 डिग्री उत्तर, 40 डिग्री उत्तर, 60 डिग्री उत्तर, ऐसे आपका मिलता जाएगा। और दक्षिण गोलार्ध में जाएंगे तो 20 डिग्री दक्षिण, 40 डिग्री दक्षिण, इस तरीके से आपको मिलता जाएगा। चूंकि ये मध्य में इसको बांटा गया है पृथ्वी को, तो ये 0 डिग्री इसको माना गया है विषुववृत्त को। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो विषुववृत्त को जो है शून्य अंशांश जो है माना गया है। आगे कहता है कि चूंकि वृत्त जो है विषुववृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी कि 90 अंश, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार 90 अंश उत्तरी गोलार्ध जो है उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। अब ध्यान सुनिए, वही बात है कि इसको 360 अंश होता है, पूरा पृथ्वी घूमेंगे 360 अंश का 1/4, तो ध्यान सुनिए इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। तो यही इसमें दिखाया गया कि 20 डिग्री, 40, 60, 80 और यहाँ जो ये उत्तर ध्रुव है यहाँ पर आपका आ जाता है 90 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप दिखाएंगे 40 डिग्री दक्षिण, 80 डिग्री 60 डिग्री, फिर 80 डिग्री आपका दक्षिण, और इस पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 90 डिग्री, आपका क्या हो जाएगा, आपका दक्षिण, और ये 90 डिग्री आ जाएगा, यही आपका क्या होगा, दक्षिण गोलार्ध होगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण गोलार्ध होगा। जैसे ये आपका उत्तर गोलार्ध है 90 डिग्री पर, उसी तरीके से यहाँ पर आपका दक्षिण में आपका 90 डिग्री पर दक्षिण गोलार्ध आ जाएगा, जिसको हम लोग दक्षिण ध्रुव कहते हैं, ठीक। आगे कहता है इस प्रकार विषुववृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुववृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। अभी जस्ट हमने आपको बताया ये उ लिखा हुआ है तो ये उत्तरी अक्षांश, ठीक है, और ये द लिखा हुआ है तो ये दक्षिणी अक्षांश। तो दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो हम दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे, उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, जैसा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, कुछ और आपको समझाते हैं। कहता है इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। यही कि ये देखिएगा उत्तर और दक्षिण इसीलिए इसमें लिखा जाता है ताकि चीज़ें समझ में आ जाए कि हम किस बारे में बात करें, उत्तरी अक्षांश की बात करें या दक्षिणी अक्षांश की बात कर रहे हैं। आगे वही बात इसमें लिखा हुआ है कि सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए कहता है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में यानी कि दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंट दोनों एक ही अक्षांश यानी कि 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर जो है वो विषुववृत्त के 20 अंश जो है उत्तर में एवं बेलो जो है हेरिजोएंट जो है वो विषुववृत्त के 20 अंश जो है दक्षिण में स्थित है। अब ध्यान सुनिएगा, वो जो नाम दिया हुआ है ये देखिएगा, ये ध्रुव हो गया, ये आपका। अब यहाँ पे इस फिगर को देखिएगा, उसमें देखिएगा ये घुमा करके आपको दिख रहा था कि कटा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, हमने यहाँ पर देखिएगा फिगर में ये विषुववृत्त को सीधा सीधा आधे भाग में इसको बांट दिया पृथ्वी को, और देखिए 0 डिग्री पर विषुववृत्त यहाँ पर हो गया। अब कहता है कि 20 डिग्री, ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ देखिएगा 20 अंशांश, ठीक है। तो उत्तर की तरफ आपका क्या आ जाएगा, अपना क्या हो जाएगा भाई, आपका चंद्रपुर यानी महाराष्ट्र का चंद्रपुर, ये देख सकते हैं 20 अंश, मान लेते हैं कि 20 अंश आपका ये उत्तर हो गया। यहाँ पर इस वाले जगह पर क्या होगा आपका, मान लेते हैं आपका क्या जगह होगा, आपका चंद्रपुर यानी कि महाराष्ट्र का आपका चंद्रपुर होगा। जबकि 20 डिग्री यहाँ पर इसी जगह पर देखिए, इसके जस्ट नीचे दक्षिण में 20 डिग्री अगर हम दक्षिण लिख देते हैं तो 20 अंश दक्षिण में आपका क्या हो जाएगा, आपका ये ब्राजील का जो एरिया है यहाँ पर, ठीक है, ब्राजील का बेलो हेरिजोएंट आपका यहाँ पर पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जिस पर्पस यानी उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध के लिए उ लिखेंगे ताकि हम चीज़ें समझें, दक्षिणी गोलार्ध के लिए दक्षिण लिखेंगे, ठीक, ताकि हमको पता चल जाए कि, या फिर आपको बुक में जहाँ पर भी आपको पता चले कि ये किस अक्षांश की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक। आगे कहता है कि इसीलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो हेरिजोएंट जो है 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। जस्ट हमने आपको बता दिया। आगे हम बात करते हैं, कहता है कि जैसे जैसे हम विषुववृत्त से दूर जाते अक्षांशों का आकार घटता जाता है। अब देखिएगा ये है विषुववृत्त, ठीक है। अब क्या कहता है, कहता है कि हम जैसे जैसे विषुववृत्त से देखिएगा किधर, ध्रुव की तरफ, किधर, ध्रुव की तरफ, तो जैसे जैसे कहता है जैसे जैसे विषुववृत्त से ध्रुव से दूर जाते हैं, देखिए विषुववृत्त से हम दूर जा रहे हैं तो अक्षांशों का आकार जो है भाई वो क्या होता है, वो घटता जाता है, ठीक। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है कि महत्वपूर्ण अक्षांश यानी कि समानांतर रेखा, इसके बारे में कुछ हम बात कर लेते हैं। अब ये नोट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं सीटेड में। विषुववृत्त जिसका अंश कितना होता है 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव आपका स्थापित होता है 90 डिग्री, जैसे हमने आपको बताया। उसी तरीके दक्षिण ध्रुव भी आपका 90 डिग्री दक्षिण आपका यहाँ होगा। अब जबकि यहाँ पर डिग्री आपका दिखाया गया है, लेकिन जो आपका दक्षिण ध्रुव ये पॉइंट है, ये डिग्री कितनी आपका 90 डिग्री दक्षिण, और ये जो उत्तर ध्रुव ये है भाई, ये है आपका 90 डिग्री उत्तर। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कहता है दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश जो है समांतर रेखाएं में भी है। 4 महत्वपूर्ण है, इसको आप बांटेंगे तो चीज़ें आपके समझ में आएगी। कहता भी जस्ट हम आपको फिगर में समझाएंगे। कहता है पहला पॉइंट कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो है, यहाँ हम कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर में है स्थित। अब ध्यान सुनिएगा, जैसे जो पॉइंट कहता है हमारा जो कर्क रेखा दिखेगा, ये देखिएगा ये हो गया विषुववृत्त, पृथ्वी को आधे भाग पर बांटा हुआ जिसका एंगल क्या है 0 डिग्री है। लेकिन इसके जब उत्तर में बढ़ेंगे कितना 23.5 डिग्री, जब हम उत्तर में बढ़ेंगे तो हमको एक रेखा मिलेगी, और ये रेखा खींचा नहीं गया है पृथ्वी पर, ये काल्पनिक रेखा है जिसको हम लोग कर्क रेखा मानते हैं। कितने कर्क रेखा उत्तर ध्रुव पर कितनी अंश पर है, 23.5 अंश पर है, याद रखिए 23.5 अंश पर है। और इसी बात विषुववृत्त के जब दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिण पर आपको एक रेखा फिर काल्पनिक मिलेगा। कौन, इसका नाम रहेगा क्या भाई, मकर रेखा। ये दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। कहता है कि ये आपको ये मकर रेखा मिलेगा आपके विषुववृत्त जब दक्षिण के 23.5 डिग्री दक्षिण में जाएंगे तो एक काल्पनिक रेखा मिलेगा जिसका नाम रखा गया है मकर रेखा।
और एक आपको कर्क रेखा मिलेगा 23.5 डिग्री। जब उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कर्क रेखा, एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये समझते चलिए क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं यहाँ से। आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है, दूसरा मैंने बता दिया, कहता है कि विषुववृत्त के 66.5 डिग्री, अब ध्यान सुनो, 23.5 डिग्री पर दोनों को बता दिए, अब 66.5 डिग्री पर बात करते हैं। कहता है 66.5 डिग्री पर उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और कहता है विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त यहां पर स्थित है। अब ध्यान समझिएगा, हम तीसरा पॉइंट ये कहा कि विषुवत वृत्त से जब आप 23.5 डिग्री उत्तर में जाएंगे, यहां आप देखिएगा 23.5 डिग्री, ये देखिएगा, ये देखिए, अब ये देखिए, ये जो रेखा है मिल रही है 66.5 डिग्री उत्तर में जब आपने गया तो ये जो काल्पनिक रेखा मिली इसको हम बोलते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त। ये जो रेखा मिली ये क्या है आपका उत्तर ध्रुव वृत्त हो गया। ये नाम रखिएगा कि वृत्त विषुवत वृत्त से जब हम 66.5 डिग्री उत्तर में जाएंगे तो हमको वहां पर उत्तर ध्रुव वृत्त मिलेगा। उसी तरीके से हम विषुवत वृत्त से जब हम 66.5 डिग्री दक्षिण में जाएंगे, देखिए हम 66.5 डिग्री में दक्षिण में आया तो एक यहाँ पर भी आपको रेखा मिली काल्पनिक, और इस रेखा का नाम है क्या, दक्षिण ध्रुव वृत्त। इस रेखा का नाम क्या है, दक्षिण ध्रुव वृत्त, दक्षिण ध्रुव वृत्त। और ये आप 4 रेखा याद रखिएगा, इसे 4, क्योंकि ये 4 रेखा याद रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। ठीक, एक बार हम फिर से आपको कंप्लीट यहाँ पे एनालिसिस करवा देते हैं। ध्यान सुनिएगा कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, तो जो दो भागों को बांटा हुआ है उसको हम लोग विषुवत वृत्त कहते हैं। जब हम विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर एक काल्पनिक रेखा मिलता है हमें, कर्क रेखा, जिसका नाम है कर्क रेखा। उसी तरीके विषुवत वृत्त से जब हम 66.5 डिग्री उत्तर में जाते हैं तो हमको वहां पर उत्तर ध्रुव वृत्त मिलता है। उसी तरीके से हम विषुवत वृत्त से जब हम 23.5 डिग्री दक्षिण ध्रुव में आते हैं, ठीक है, तो दक्षिण में आते हैं तो हमको एक काल्पनिक मकर रेखा मिलती, एक रेखा काल्पनिक मिलती है जिसका नाम है मकर रेखा। उसी तरीके से विषुवत वृत्त से जब हम 66.5 डिग्री दक्षिण में जाते हैं तो एक हमें काल्पनिक रेखा मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण ध्रुव वृत्त बोलते हैं। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहां से सीटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। यहां समझते चलेगा, 2 पॉइंट और बचा है उसको हम समझाते थे और ये टॉपिक पूरी तरीके से आपका कंप्लीट यहां पर हो जाएगा। कहता है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अंशांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। अब ध्यान से समझते हुए चलिएगा, कहता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट आपके सीटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अंशांशों पर सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर में, ठीक है, दोपहर में सिर के ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे हम उष्णकटिबंध एरिया कहते हैं। अब चलिए भाई इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं और चीज़ें आपको फिर से हम समझाते हैं। ये तो आपने समझ लिया, अब चलिए हम जो आगे बात कर लेते हैं उसका हम बात करते हैं। ठीक, अब ध्यान सुनिएगा, ये है आपका विषुवत वृत्त, ठीक है, 0 डिग्री। अब कहता है ये भाई कर्क रेखा जो है, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री के, यानी विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री के ये वाला क्षेत्र, यानी 0 से 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा तक, और यहाँ पर उत्तर में, और यहाँ पर विषुवत वृत्त से दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ का, यानी कि मकर रेखा के ये जो बीच का इतना भाग है, ये बीच का भाग है। इसमें क्या है कि दोपहर के समय सूर्य जो होता है वो बिल्कुल सर के ऊपर होता है, इसलिए इस पूरे एरिया पर जो है क्या होती है, ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है, यानी गर्मी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। और इस पूरे एरिया का नाम जो रखा गया है, इस पूरे एरिया का नाम रखा गया है, ठीक है, इस पूरे यहाँ से यहाँ तक के इस पूरे एरिया का नाम क्या रखा गया, उष्णकटिबंध कहते हैं। यानी कि दोस्तों विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री उत्तर यानी मकर रेखा तक, और विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री दक्षिण यानी कि कर्क रेखा, और यहाँ पर दक्षिण में मकर रेखा तक की जो बीच की दूरी आ जाती है, ठीक है, ये सभी क्या होती है, आपके उष्णकटिबंध होता है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी सबसे ज़्यादा होती है।
या फिर अगर हम बात करें, देखिए 23.5 डिग्री, यानी कि अगर 20 डिग्री उत्तर में भी बात करें या 20 डिग्री दक्षिण में बात करें, ये सभी एरिया जो आएगा वो आपका उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आएगा। और इस सभी एरिया में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और सूर्य जो है दोपहर में सबसे, यानी कि सर के ऊपर होता है। ठीक, ये चीज इतना क्लियर हो गया, क्योंकि ध्यान समझिएगा, सब कुछ आपको क्लियर होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। यानी कि दोस्तों ध्यान सुनिएगा, इसके बाद जैसे ही हम इस कर्क रेखा के जब आगे दाग जाएंगे और क्रॉस करेंगे, और ये मकर रेखा के जब हम आगे क्रॉस करेंगे, तो कभी भी सूर्य जो है का आपके दोपहर में सर के ऊपर नहीं होगा, वो तिरछी होगा। ठीक है, यही यहाँ बात यहाँ बोला हुआ है। आगे कहता है ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण वृत्त ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब ध्यान समझिए, अब चलिए हम आपको फिगर में फिर से समझाते हैं। जैसे हमने आपको ये समझा दिया, ध्यान सुनिएगा, यहाँ तक कर्क रेखा हो गया, उसी तरीके से इसके जस्ट हम आगे बढ़ेंगे तो फिर चीज़ें आपको उसी तरीके से मिलेगी, ध्यान समझिएगा। अब कहता है कि कर्क रेखा ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच के एरिया को हमने उष्ण कटिबंध बता दिया। लेकिन कर्क रेखा उत्तर की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो उत्तर के कर्क रेखा यहाँ से, ठीक है, आपके 66.5 डिग्री उत्तर में बढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है, 66.5 डिग्री यहाँ तक, 66.5 डिग्री यहाँ तक जब उत्तर में बढ़ेंगे तो ये जो आपका उत्तरी ध्रुव वृत्त आ जाएगा, ये है आपका क्या, उत्तरी ध्रुव वृत्त है। ठीक, और ये यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को हम लोग, बीच की एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे। और जब दक्षिण में बढ़ेंगे मकर रेखा के आगे, और यहाँ आप देखिएगा मकर रेखा, ठीक है, यहाँ से मकर रेखा से लेकर के ये 66 डिग्री 66.5 डिग्री दक्षिण में आएंगे तो आपको एक मिलेगा, यह रेखा मिलेगी। इस रेखा का नाम क्या है, उत्तरी ध्रुव वृत्त है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो एरिया होगी उसको हम लोग बोलेंगे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे, याद रखिएगा। यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिण से लेकर के, ठीक है, और 66.5 डिग्री दक्षिण के बीच के एरिया को हम क्या बोलेंगे, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि दक्षिणी में मकर रेखा से लेकर के दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच की एरिया को हम दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे। जबकि 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तर के बीच की एरिया को, ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे। या फिर मकर रेखा से लेकर के उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच के एरिया को हम क्या बोलेंगे, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे। और ध्यान सुनिएगा, उसको 66.5 डिग्री से लेकर के और 66.5 डिग्री उत्तर से लेकर उत्तरी ध्रुव के बीच की दूरी को, ध्यान सुनिए, ये भी इतने के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, उत्तरी शीत कटिबंध बोलेंगे। ठीक है, ये क्या था, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध था। लेकिन जो आपके 66.5 डिग्री उत्तर से लेकर के 90 डिग्री उत्तर, यानी उत्तरी ध्रुव तक के एरिया को, जो ये इस वाली एरिया को हम क्या बोलेंगे, उत्तरी शीत कटिबंध बोलेंगे। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर 66.5 डिग्री दक्षिण से लेकर के दक्षिण ध्रुव के बीच की एरिया को हम क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक के एरिया क्या बोलेंगे, दक्षिणी शीत कटिबंध बोलेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडी पाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा अगर पृथ्वी जगह सबसे ज़्यादा ठंड वाली जगह है तो उत्तर में उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिण में दक्षिणी शीत कटिबंध। ये पृथ्वी का सबसे कह सकते हैं सबसे ठंडी एरिया यही है। यहाँ पर पूरे साल हमेशा यहाँ पर बर्फ जमा रहता है। जो सबसे ज़्यादा अच्छा जीवन काल माना जाता है, यहाँ पे हम समझ सकते हैं सबसे अच्छा जो जीवन माना जाता है वो आपका उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध में सबसे अच्छा जीवन माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया आपका, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते, कहता है देशांतर क्या है। ठीक है, अब ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट, देशांतर क्या है। कहता है किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है।
आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी। इन संदर्भ में रेखाओं को जो है देशांतरी यामोत्तर कहते हैं, ठीक है। और कहता है तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है, ठीक है। कहता है ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी जो है ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य होती है, जैसा कि आप फिगर में देखे हैं, जहां सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती हैं। आगे कहता है कि अंशांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती, इसलिए उन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, अब ये नाम याद रखिएगा यार, ठीक है, ये ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। अब ध्यान सुनिएगा कि अभी तक हम लोग क्या उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बारे में बात करते आ रहे थे, लेकिन क्या है कि हमें किसी विशेष जगह को अगर दर्शाना हो तो हम कैसे दर्शाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपके ब्रिटेन में, ठीक है, तो ब्रिटेन में एक जगह है आपका ग्रीनिच, जहां पर ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है। यहाँ से गुजरने वाली, यहाँ यानी इसको हमने मुख्य माना, जो कि ये है, इसका मान जो 0 डिग्री देशांतर हमने माना। और हमने यहाँ से हमने ये क्लियर कर लिया कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की तरफ तक हम लोग क्या करेंगे, गणना करेंगे, ठीक। आगे कहता है कि प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों यानी कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। अभी जस्ट जैसे हमने आपको बताया कि विषुववृत्त से उत्तर और दक्षिणी, उसमें हमने आपको उत्तरी गोलार्ध और आपके दक्षिणी गोलार्ध बताया, उसी तरीके से यहाँ जो है प्रमुख यामोत्तर हम कह सकते हैं कि ग्रीनविच को हमने मध्य माना, ठीक। अब वहाँ से हमने 180 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री पूर्व पश्चिमी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में भी विभक्त कर लिया, ताकि हमें जगह को ग्लोब में दिखाने पर आसानी हो, ठीक। आगे कहता है इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के अक्षर यानी कि पू लिखा होता है, जिसको हम पूर्व बोलते हैं, और पश्चिम में आपको प लिखा होता है, जिसका उपयोग हम पश्चिम से समझते हैं। कहता है यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब कहता है कि अब ग्लोब पर अंशांश यानी समांतर रेखाओं एवं अन्य देशांतरी यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को आपको देखना है। अब ध्यान सुनिएगा, ये है आपका, मान लेते हैं ग्लोब, ठीक। अभी हमने आपको यह पढ़ाया, हमने क्या पढ़ाया, हमने आपको यह पढ़ाया कि ये देखिएगा, हमने आपको बीच में ये बताया कि एक हमने विषुववृत्त है जो कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, ठीक। तो अब देखिएगा ये 2 भागों में मान लेते हैं, ये देखिए जो हम रेड करें ये है, मान लेते हैं 0 डिग्री, देख सकते हैं 0 डिग्री ये यहाँ पर है, ठीक है। तो 0 डिग्री आपका ये है, आपका विषुववृत्त है। अब इसके उत्तर की तरफ हमने आपको बता दिया कि ये है भैया आपका उत्तरी ध्रुव, और इसके दक्षिण हमने आपको बता दिया कि यह है आपका दक्षिणी ध्रुव, ये हमने आपको क्लियर कर दिया। लेकिन हमने ये ब्रिटेन का एक एरिया है ग्रीनविच, इसको हमने मध्य मान लिया, और ये मध्य मान लिया, इसी को हम लोग कहते हैं प्रमुख यामोत्तर, ठीक है। और ये जो स्थान है ये 0 डिग्री पर स्थित है। तो अब हमने क्या, उत्तर दक्षिण तो हमने क्लियर कर लिया था, लेकिन पूर्व पश्चिमी हमें क्लियर करना था। तो यहाँ से जो है हमने ये लाइन हमने बनाया, ठीक, इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। तो अब देखिएगा ये 30 डिग्री पूर्व, 60 डिग्री पूर्व, ठीक है। और ये पूरा कितना जाएगा, 180 डिग्री पूर्व, और इसी तरीके से ये देखिएगा 30 डिग्री पश्चिम, 60 डिग्री पश्चिम, इसी तरीके से हम लोग और आगे जाएंगे तो 180 डिग्री पश्चिम तक मिलेगा।
और उत्तर में हमने वहीं आपको 20 डिग्री उत्तर या फिर 40 डिग्री उत्तर और फिर 60 डिग्री 80 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री उत्तर में बताया था। इसी तरीके से दक्षिण को भी हमने इसी तरीके से बांटा था, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके, ठीक है। फिगर मैंने आपको दिखाया था, ये 20 डिग्री दक्षिण हो गया, ये 40 डिग्री दक्षिण हो गया, ये 60 डिग्री दक्षिण हो गया, 80 डिग्री दी, और यहाँ पे आगे आपका आ जाएगा दक्षिणी ध्रुव आ जाएगा। तो अब आपको ये पता हो गया कि हमने जो है इसको हमने उत्तर और दक्षिण में तो अभी बांटे थे, और हमने पूर्व और पश्चिम में भी बांट दिए, ताकि अब हम अपने जगह को बहुत सही जगह पर हम बिठा सकते, समझ सकते हैं। यानी कि अंशांश के साथ साथ हम लोगों ने देशांतर को भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, यानी कि देशांतर को भी हमने समझ लिया। जिस तरीके से हमने अंशांश को बांटा था उसी तरीके से जो है यहाँ पर ऐसे ऐसे जो है हमने क्या बांट लिया, देशांतर को भी हमने बांट लिया, यानी देशांतर मीन्स दिशा को भी हमने बांट लिया। ठीक, आगे कहता है कि अगर आपको किसी स्थान के अंशांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो कहता है असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अंशांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये अंशांश और देशांतर से हम कैसे चीज़ों को पता लगा पा रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम देते हैं मिटा, ताकि अब इस बात को आपको समझा दे, ताकि आपका ये क्लास जो है अच्छे से आपको संपन्न हो जाए और आप अच्छे से समझ भी पाएँ। ठीक, तो कहता है यहाँ पर कि दुबरी है जो कि असम में स्थान है एक दुबरी, जो कि 60 डिग्री उत्तर ये अंशांश है, लेकिन कहता है कि 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। तो अब पता लगाइए, कहता अब उस बिंदु को देखे जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यह बिंदु दुबरी का सही स्थिति होगा। तो ये हो गया आपका ग्लोब। ठीक, अब इस ग्लोब में ध्यान समझिएगा, कहता है कि असम का जगह है दुबई जो कि 26 डिग्री उत्तर में है। तो चलिए भाई बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा। ये है आपका, मान लेते हैं ये है आपका 0 डिग्री प्रमुख याम होता है, यानी 0 डिग्री यहीं पर है और यहीं से आपका विषुववृत्त है। ठीक, अब यहाँ से हमें 26 डिग्री उत्तर में हमें जानी है। तो चलिए भाई अब देखिएगा, ये है आपका ये देखिएगा 20 डिग्री उत्तर, तो 26 डिग्री कुछ इसी के आसपास यहाँ पर होगा। इस पॉइंट पर मान लेते हैं, ये जो मान लेते हैं जो लकीर जा रही है, ठीक है, ये नीचे से इसके जस्ट चिपक कर जो ये लकीर जा रही है, ये मान लेते हैं कितना भाई आपका, ये है आपका 26 डिग्री उत्तर। ठीक, तो उत्तर तो हमने क्लियर कर लिया, ये हो गया आपका 26 डिग्री उत्तर। ठीक, और कहता है 90 डिग्री पूर्व देशांतर। तो अब हमें 90 डिग्री पूर्व भी खोजना है। अब देखिएगा कैसे हमें पता हो जाएगा। अब देखिएगा हमें पूर्व में जानी है, पश्चिम में नहीं जानी है। अब ये जगह देखिएगा ये पश्चिम में है, ये पश्चिम में है। अब देखिएगा 30 डिग्री यहाँ है, 60 डिग्री पश्चिम में, लेकिन ये बोला है पूर्व। तो चलिए भाई ये प्रमुख याम होते हैं, 0 से हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा ये है आपका 30 डिग्री पूर्व, और हमें ढूंढना कितना 90 डिग्री पूर्व देशांतर। तो देखिएगा 30 यहाँ हो गया, 60 यहाँ हो गया, तो 90 कहीं इधर कहीं होगा। ठीक है, तो 90 कहीं इधर से ऐसे ऐसे जा रहा होगा। देखिए ये जो रेखा आ रही है 90 डिग्री की, कितनी 90 डिग्री की, तो ये इस पॉइंट में मिला, ध्यान सुनिएगा। अब देखिए ये रेखा इस पॉइंट में मिला, 26 डिग्री उत्तर देशांतर हमने आपको 26 डिग्री आपको अंशांश हमने आपको क्लियर कर दिया उत्तर में, और 90 डिग्री पूर्व आपका देशांतर होना चाहिए। तो 30 60 90 वाली रेखा ये जा रही है, ये जा रही है, और पूर्व बोला है तो पूर्व ये। अब देखिए इस वाले पॉइंट जो होगा, यहीं पर आपका असम में एक जगह है, कौन सा भाई, धुबरी। क्या है, धुबरी, और बिल्कुल सही जगह पे ये आपका धुबरी आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये धुबरी आपका यहाँ पर है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि देशांतर और ठीक है अंशांश और देशांतर दोनों की मदद से हम किसी भी जगह को सही जगह पर हम उसको समझ पाएंगे, ये किस जगह पर कितने डिग्री पर स्थित है। अगर दोनों को पता होगा तो हम आप बता पाएंगे कि ये कहाँ है। तो अपनी जस्ट हमने आपको बता दे, असम का जो धुबरी जगह है आपका यहाँ पर स्थित है। ठीक, आगे कहता है कि इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षेत्र, ये आपको पढ़ना नहीं है,
आगे बात कर लेते हैं। कहता है कि ठीक, कहता है कि मान लीजिए कि उत्तर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। ध्यान सुनिएगा, इसी तरीके से ये आपको दिखाया हुआ है। ये है आपका ग्रीनिच जो कि मध्य है, ये फिगर के माध्यम से आप समझ लीजिए। ठीक है, ये ब्रिटेन में है, ये याद रखिए, ये फिगर ध्यान समझिएगा। ठीक है, ये ग्रीनिच है, ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश। अब देखिए ये इधर जब बढ़ेंगे इधर, ठीक, ये इसको हम लोग मानते हैं आगे। आगे मतलब ये पूर्व दिशा है, ये क्या है भाई, पूर्व। और जब ग्रीनविच की जब पीछे वाले जगह की तरफ जाएंगे तो इसको हम लोग मानते हैं क्या, पश्चिम मानते हैं। पश्चिम मानते हैं यानी पीछे, यानी इस समय से जो इधर वाला, यानी अगर यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पर 6 सुबह में हो रहा होगा, ठीक है, एक बात कर लें तो यहाँ पर जब इसके इधर ये ग्रीनविच की जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर सुबह जल्दी होगा, जबकि इसके इधर सुबह क्या होगा, इसके अपेक्षा देरी में होगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट अब देखते हैं। आपको यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान समझिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा देशांतर और समय। कहता है कि समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होता है, जैसा कि आप ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं अब तक। कहता है ग्रीनिच या ग्रीनविच भी कहते हैं। ठीक है, कहता है ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती, एक पॉइंट यहाँ बनता है क्वेश्चन, सेटेड में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा जो स्थान जो पश्चिम में है उनका समय जो होगा वो ग्रीनिच से क्या होगा, वो पीछे होगा। जैसा कि जैसे हमने आपको ये फिगर में दिखा है, ये ग्रीनिच हो गया। ठीक, अब इसके आगे वाला जो समय यानी कि जो पूर्व में होगा, ये यहाँ पर अगर सुबह अगर होगा तो यहाँ पर सुबह क्या होगा, इसके ग्रीनिच की अपेक्षा यहाँ पर सुबह पहले होगा, यहाँ पर सुबह क्या होगा आपका बाद में होगा। ठीक, इसका मतलब यही है। आगे बात करते हैं, कहता है कि समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। कहता है कि अब ध्यान सुनिए, थोड़ा सा यहाँ पर मैथ की वाली बात आ गई। कहता है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूमती है, यानी कि 24 घंटे में जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 अंश यानी डिग्री घूम जाती है। अतः अर्थात वह कहता है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें इससे भाग देंगे तो 1 घंटा, ठीक, 1 घंटा की बात करेंगे तो भाग देंगे, तो 1 घंटा के लेकर बात करेंगे 360 में जो है 24 से आप भाग दे दीजिएगा, तो काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15 डिग्री। यानी 1 घंटा घूमने में जो है पृथ्वी 1 घंटा समय बिताने पर पृथ्वी कितनी घूमती है, 15 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, 15 अंश घूम जाती है। अब 1 घंटा में 15 अंश पृथ्वी घूमती है, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, 60 मिनट में वो कितना घूमेगी, 15 मिनट। यही तो। अब ध्यान सुनिएगा, अब इसको भाग देंगे तो ये हम कह सकते हैं कि भाग देंगे तो वहीं 4 मिनट में पृथ्वी जो है 4 मिनट में जो है 1 अंश घूमेगी। चाहे ऐसे कान पकड़िए चाहे वैसे कान पकड़िएगा, या 15 में भाग देंगे तो 15 चौक का 60, यानी 1 अंश घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगा, 4 मिनट का। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 मिनट समय जैसे ही बीतेगा तो आप मान लीजिए कि पृथ्वी 1 अंश घूम चुकी है। आप बैठे पढ़ रहे हैं, 4 मिनट बीत गया तो आपको पता हो गया होगा कि 1 अंश पृथ्वी जो है अपने ध्रुव पर घूम गई है। ठीक, तो वही बात, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये आपको याद क्या रखना, आपको ये पॉइंट याद रखनी है, बस इतना ही आपको याद रखनी है कि पृथ्वी भाई अपनी धुरी पे जो घूमती है तो 4 मिनट जैसे ही हम अपनी घड़ी से देखें, जैसे ही 4 मिनट बीता तो हम मान लेंगे कि हम जान जाएंगे पृथ्वी 1 अंश जो है अपनी धुरी पर क्या हुई, वो घूम गई है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखें, ये अभी आपको सवाल में मदद करेगा। ठीक, तो कहता है कि वह 1 घंटे में 15 अर्थात एवं 4 मिनट 1 अंश घूमती। इस प्रकार जब ग्रीनविच में
दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 अंश पूर्व में समय होगा 12 गुणे 4, यानी जितना डिग्री होगा उसमें उस मिनट से गुणा कर देंगे तो 15 गुणे 4 यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट में होता है 1 घंटा, यानी ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे वह होगा, वह स्थान होगा। ठीक है, 15 जो पूर्व वाला जो जगह होगा वह ग्रीनविच से, जैसे कि ग्रीनविच की जगह अगर 12 दोपहर हो रहा होगा तो 15 अंश अगर हम पूर्व में अगर कोई भी जगह होगा तो वहाँ पर दोपहर के 1 बजा होगा। ठीक, आगे कहता है कि लेकिन ग्रीनविच से 15 अंश पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा। अब ध्यान सुनिएगा, क्योंकि अभी जस्ट हमने आपको बताया कि 4 मिनट में जो है पृथ्वी 1 अंश घूम जाती है, तो कहता है 15 अंश की बात कर रहा है कि अगर मान लेते हैं 15 अंश, अगर मान लेते हैं भाई 15 अंश, तो मान लेते हैं सपोज ये पॉइंट देखिए, मान लेते हैं कि 15 अंश कहीं यहाँ पर है। ठीक है, तो 15 अंश यहाँ पर है तो क्या करना, 15 अंश करना है तो 15 एक अंश में 4 मिनट घूमती है तो 4 से गुणा करना, 15 चौका 60 ये मिनट आ गया, यानी कि 1 घंटा हो गया। क्या हो गया, 1 घंटा हो गया। अगर यहाँ पर ग्रीनविच के समय दोपहर के 12 बजे हैं तो ये अगर पूर्व की बात कर रहा है, 15 अंश पूर्व की बात कर रहा है, तो ये देखिए पूर्व माने पहले हो जाएगा, पूर्व में यह 1 घंटा आगे। जैसे हमने आपको बताया ग्रीनविच के आगे जो पूर्व है, पूर्व दिशा है, वो आगे बजेगा और ग्रीनविच से जो पीछे वाला जितने भी देश होंगे वह उससे लेट टाइम बजेगा। ठीक है, तो 15 पूर्व की बात हो रही है, तो अगर इसमें 15 गुणे 4 यानी कि 1 घंटा ये आगे बजेगा। अगर यहाँ पर ग्रीनविच पर अगर दोपहर के 12 बजे है तो अगर 15 अंश पर जो भी जगह होगा वहाँ पर क्या बजेगा, 12, इसमें 1 घंटा जोड़ देंगे तो 12 1 13, यानी कि वहाँ पर क्या बजेगा, 1 बजेगा। क्या बजेगा, 1 बजेगा। और जबकि यहीं पश्चिम की अगर बात कर लेते हैं कि 15 डिग्री मान लेते हैं 15 डिग्री पश्चिम यह जगह है, तो यहाँ पर कितना बजेगा, तो ध्यान सुनिएगा, इसमें से कितना 12 तो यहाँ बज गया है, लेकिन यहाँ पर 15 वहीं 15 अंश गुणे 4 मिनट करेंगे तो 15 चौका 60 ये हो जाएगा आपका मिनट। अब क्या कर लेनी, इसी 12 में से 1 घंटा निकाल देनी है तो कितना बजेगा, 11। तो ये जगह जो पश्चिम में होगा यहाँ पर, यानी ग्रीनविच से जो पीछे होगा यहाँ पर सुबह की कितना बजेगा, 11 बज रहे होंगे। ठीक है, अगर इस पॉइंट को जिन जिन स्टूडेंट को नहीं समझ में आया बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हो सकता है इसका हम अलग से एक वीडियो बना दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इसमें डाउट बचा रहता है और क्वेश्चन सेटेड में डायरेक्ट पूछता है। और चीज़ें ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया तो समझिए 1 अंक आपने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। ठीक है, इस बार क्वेश्चन आपको ये जो एग्जाम हुआ है आपका जनवरी 2024 जो एग्जाम सीटेट को हुआ है, इसमें इस वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ठीक, ग्लोब से क्वेश्चन आया था, लेकिन इस बार जुलाई वाला जो क्वेश्चन पेपर बनेगा उसमें इस पर एक क्वेश्चन पक्का आएगा, क्योंकि पिछली बार जुलाई में भी एक क्वेश्चन यहीं से बना था। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया आपका। आगे कहता है कि 1 घंटा पीछे होगा, वहीं कहता है वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे होंगे उस समय 180 अंश पर मध्य रात्रि होगी। आगे कहता है किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तब दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। सिंपल सी बात, इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान पर स्थानीय मान होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए अंतर्राष्ट्रीय यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय मान समय दिया रहता है। ठीक है, स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कहता है अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय मान में अंतर होता है। अभी जैसे हम आपको अभी भारत के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, अंतर होता है। कहता है उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारिका, ध्यान सुनिए, भारत के गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, गुजरात के द्वारिका और असम के, क्योंकि असम देखिएगा ये भारत का सबसे पूर्वी एरिया है और ये है आपका ये जो आपका गुजरात का जो द्वारिका स्थित है ये भारत का सबसे पश्चिमी एरिया है। ठीक है, तो इन दोनों एरिया के बीच में जो है कितने घंटे का अंतराल होता है, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करेंगे, अगर यहाँ पर दोपहर के अगर यहाँ पर 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 1 घंटा 45 मिनट अगर यहाँ पर घटा देंगे तो
यहाँ पर क्या होगा, ये द्वारिका में जो है सुबह के 10:15 बज रहे होंगे, यानी कि 10:15 यहाँ पर सुबह के 10:15 यहाँ पर हो रहे होंगे। ठीक है, इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। यानी कि दोस्तों कोई तो मध्य होगा, जो किसी भी देश का कोई भी एक मध्य होगा जो कि उसको हम मानक समय मान सकते हैं उस एरियो को। तो कहता है इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में जो माना गया है वो भारत में 82.5 डिग्री पूर्व, याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्व, ठीक है, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। अब देखिएगा ये जो रेखा खींची गई है भारत पर, ये देखिएगा ये जो रेखा आ रही है ये भारत का मानक समय माना गया। तो भारत का मानक समय कितना है भाई, भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्व। ये याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। और जो लास्ट है यानी पश्चिम एरिया जो आपका गुजरात का द्वारिका है, जो ये भारत का लास्ट एकदम पश्चिम एरिया है, जो कि आपका कितना है 68 डिग्री पूर्व है और 68 डिग्री पश्चिम है। और जबकि ये जो आपका असम का जो एरिया, ये वाला एरिया जो यहाँ पे जैसे लकीर देख रही है, ये भारत का सबसे पूर्वी जगह है, यहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है। और ये है आपका 97 डिग्री पूर्व है। ये है बीच का, ये आपका देख सकते हैं ये बीच का भारत का ये मानक, ये बीच का ये मानक समय। और ये देख सकते हैं ये पश्चिम का है और ये आपका भारत के सबसे पूर्व का जगह है। ठीक, ये तीनों जगह का ये तीनों डिग्री आप याद रखिएगा। फिलहाल में मानक समय जो भारत का वो 82.5 डिग्री पूर्व, ये याद रखिएगा। ठीक, तो कहता है 82.5 डिग्री पूर्व को भारत का जो है मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे कहता है कि कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। तो भारत एवं इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। तो अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम को 7:30 बजे शुरू होगा, अतः देर रात्रि तक समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? तो कहता है यहाँ पर ये नोट रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है कि भारत जो है वो ग्रीनिच के पूर्व यानी कि 82.5 डिग्री देख सकते हैं 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। ये देख सकते हैं 82.5 डिग्री पूर्व इसका मानक माना गया भारत का, तो वही बात होगी। ठीक है, स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से कितना आगे है भाई, ग्रीनिच से आपके 5 घंटा 30 मिनट यानी 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम को 7:30 बजे होंगे। ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है। याद रखिएगा कि जो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि जो ये आपका ग्रीनिच है, ठीक है, जो ये ग्रीनिच समय है, ठीक, ये जो है आपका ये इंग्लैंड में है। ग्रीनिच जो जगह है ये केस में इंग्लैंड में है। तो ये क्या है भाई, ये भारत से क्या 5 घंटा देरी, 5.5 घंटा देरी में, या फिर ग्रीनिच से हम कह सकते हैं कि भारत का जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है। ठीक, तो कहता कुछ देशों का स्थान, एक बात और ध्यान सुन लीजिएगा, कहता कुछ देशों का स्थानांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस को आप देख लीजिए, रूस का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो कहता है रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अब ये तो सिंपल सी बात हो गई, ये पॉइंट नोट करिएगा। यानी जो ग्रीनिच है, ये जो इंग्लैंड का जो हमने यहाँ पर मुख्य यामोत्तर हमने यहाँ पर माना था, जो हमने आपको फिगर में ये दिखाया था ग्रीनिच। ठीक है, इसी को तो हमने क्या माना था भाई, इसी को हमने प्रमुख यामोत्तर माना था। और इसके 82.5 डिग्री पूर्व, ठीक है, तो 60 डिग्री 82.5 डिग्री कुछ यहाँ पर मिल रहा होगा। तो 82.5 डिग्री पूर्व कुछ यहाँ पर आपका क्या होगा भाई, मकर रेखा कहाँ गया भाई, 23.5 डिग्री इधर होगा। तो 23.5 डिग्री मकर रेखा भारत के बीच से गुजर के जाते कुछ इस यहाँ पर आपका क्या होगा, इंडिया होगा। ठीक है, और ये होगा इसका मध्य में 82.5 डिग्री यहाँ पर। ठीक, तो और ये देखिए प्रमुख यामोत्तर यहाँ से कितना आ गया, भारत का समय कितना है
5.5 घंटा आगे किसके, इंग्लैंड के जो ये जगह है आपका जो ग्रीनविच है उससे 5.5 घंटा आगे। इस पर एक क्वेश्चन अभी जस्ट हम आपको करवाने वाले हैं। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं और आपका टॉपिक समाप्त हो गया। हाँ, लेकिन किसी भी स्टूडेंट का इस टॉपिक में डाउट रह जाए, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भूगोल में टॉपिक ये है, इससे क्वेश्चन आपका बनना चाहिए। अगर नहीं बनता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में आपको ये समय वाला अलग से हम करा देंगे ताकि आपका चीज़ें डाउट क्लियर हो जाए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कहता है कि हमारी पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप क्या है। ये आपका इस बार 2024 सीटेट एग्जाम जो ये जनवरी 2024 में सीटेट का एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया, 2 क्वेश्चन पूछा गया। कहता है कि हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप कौन सा है। ग्लोब है, मानचित्र है, उपग्रह से प्राप्त चित्र या रग्वी गेंद है। ठीक है, तो क्या है भाई, ग्लोब है। क्या है, ग्लोब है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्लोब हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। कहता है कि एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश एवं और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं। तो ये चीज़ें क्या है, अभी जस्ट हमने आपको बताया कि ये जो रेखा है अक्षांश और देशांतर दोनों को अगर मिलाते हैं तो ये किसी भी स्थान को ढूंढने में मदद करती है। क्या, स्थान को ढूंढने में क्या करती है, मदद करती है, यानी कि बताती है कि कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित होगा। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको मिल जाता है कि कहता है कि ये पृथ्वी पर हल रेखाएं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती, बिल्कुल नहीं। ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए बिल्कुल गलत बात। पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए, हमने क्या बताया, स्थानों को ढूंढने में मदद करता है, इसलिए आप तीसरे ऑप्शन को सही करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका 2024 सीटेट एग्जाम में, जनवरी वाले एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। चौथा ऑप्शन था ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए, तो बिल्कुल गलत बात है। या तीसरा ऑप्शन आपका क्या रखा है, करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक, अब देख पा रहे हो कि हमने आपको टॉपिक पढ़ा दिया, जैसे सीटेट में क्वेश्चन आया है वो हमने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिया और दोनों क्वेश्चन आपको आए भी होंगे। ठीक है, और आपको करना क्या है, पढ़ाने के बाद आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होनी चाहिए। आप खोज कर इस टॉपिक का क्वेश्चन सभी सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर में। अब देखिए ये जून का मतलब तो है ही नहीं, ये बस खाली आपको फंसाने के डराने के लिए दिया हुआ। मेन चीज़ ये है कि बात हो गई है लंदन की, और लंदन में जो है हमने आपको बताया इंग्लैंड या लंदन या ग्रीनविच, ये जो जगह बना ये प्रमुख यहाँ होता है 0 डिग्री पर है, और इससे भारत का जो समय होता है वो 5 घंटा और 30 मिनट क्या है, आगे है। ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो कहता अगर लंदन में सुबह के 10 बजे होंगे तो हमारे यहाँ 5.5 घंटा पहले ही 10 बज गया होगा। तो इसमें क्या करना है, ये पश्चिम की बात आता है, इसमें क्या करेंगे, हमारे में पहले बज गया होगा, इसलिए इसी में 5.5 घंटा क्या करेंगे, 5.5 घंटा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 10 इसे 5 घंटा जोड़ेंगे तो 15। ठीक है, 10 5 15 यानी कि 15:30 बज रहा होगा। अगर 24 घंटे वाली बात करें तो 15:30 बज रहा होगा, तो 15:30 को हम क्या कहेंगे, 3:30 बजे। ठीक है, तो भारतीय मानक क्या होगा, दोपहर का 3:30 बजे होगा, इसलिए ये समय आपका करेक्ट सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि लंदन का जो जगह है या ग्रीनविच या इंग्लैंड में, इससे भारत का जो समय वो 5.5 घंटा क्या है आपका आगे है। अगर वहाँ पर लंदन में सुबह के 10 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ आज क्या 3:30 बज रहा होगा दोपहर का। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये देख सकते हैं सीटेट ये आपके फरवरी में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखिएगा, कहता है 2 शहर यन और यम जो है वो ग्रीनविच या ग्रीनिच दोनों नाम एक ही है। ठीक है, के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम में स्थित है। तो कहता इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा। तो अब ध्यान सुनिएगा, हमने ये फिगर हम 15 डिग्री की बात कर रहा है, इस फिगर से हम क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, इस फिगर को ध्यान से यहाँ हम क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करवाएंगे, चीज़ें आपको समझ में आएगी। ठीक, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए अब ध्यान समझिएगा यहाँ पर, और वही जस्ट हमने आपको समझाया हुआ है। अब देखिए ग्रीनविच, अब ये कहता है कि ग्रीनविच से 15 डिग्री मान लेते, कहीं 15 डिग्री, यहाँ 15 डिग्री पूर्व और 15 डिग्री मान लेते हैं यहाँ पर कहीं 15 डिग्री क्या है आपका
पश्चिम होगा, यही तो होगा। ठीक है, तो कहते हैं दोनों में कितना का समय का अंतर होगा। अब जबकि ये 0 डिग्री पर है, तो हमने आपको बताया था कि 1 मिनट में 4 मिनट में एक अंश घूमती है, तो क्या कर जो भी अंश रहेगा उसमें 4 से गुणा करेंगे। जैसे 15 अंश है तो इसमें 4 से गुणा करेंगे आँख मूंद के। ध्यान सुनेगा, अभी हमने आपको समझाया है, जितना भी डिग्री देगा उसमें आँख मूंद के आपको 4 से गुणा कर देना। तो 15 चौका 60 मिनट यहाँ पर आ गया, और अर्थात ये हो गया आपका 1 घंटा। ठीक, अब यहाँ पर 15 डिग्री पश्चिम में बोला हुआ है, तो उसी तरीके से तो यहाँ पर भी 15 गुणे 4 करेंगे तो 15 चौका 60 मिनट होगा। ठीक, अर्थात 1 घंटा होगा। अब कहता है दोनों में कितने का अंतर होगा, तो देखिएगा अब ग्रीनविच तो यहाँ पर हो गया, लेकिन दोनों में अंतर कितने का है, 1 घंटा इसका 1 घंटा इसका, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 घंटा का अंतर होगा। कितने का, 2 घंटा। देखिएगा ये देखिए यहाँ से ये 1 घंटा इधर का हो गया, 1 घंटा इधर, दोनों के बीच का पूछा हुआ कितने का अंतर समय का आएगा, यानी ये जगह और ये जगह पर कितने। यानी कि अगर यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर 10 बज रहा होगा, सुबह का 10 बजा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 15 डिग्री पश्चिम में ये दोपहर का 12 बज रहा होगा, तभी यहाँ पर जो ग्रीनविच 11 बज रहा होगा। ठीक, तो 2 घंटा के यहाँ पर अंतर होगा। ठीक, तो उस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया था, तो कहता है कि 2 शहरों के समय में कितने का अंतर होगा, तो 1 घंटा उधर का 1 घंटा इधर का, तो टोटल 2 घंटे का अंतर है। तो इससे दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर नहीं आता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और इस टॉपिक को हम अलग से भी कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, तो निधड़क आपको कमेंट कर देनी है, समझाना हमारी जिम्मेदारी है। और क्लास जो है रोज़ाना आपको शाम को 7 बजे मिलेगा, शाम को 7 बजे। ठीक है, रोजाना क्लास आपको शाम को 7 बजे मिलेगा। तो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड में। और चैनल पहली बार है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और घंटी को ऑल पर क्लिक करके जाइएगा। साथ में आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, और एक इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्लेलिस्ट भी हमने SST का CDP का हमने ऑलरेडी बना दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना चाहे तो वहाँ से लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर चैनल पर जाएंगे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, आपको सभी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट जो भी क्लास आपको देखना आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास जो है शाम को 7 बजे रोजाना चलेगा SST का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।